धन्यवाद। आप सबका आज के सेशन में स्वागत है। आज हमारे स्पीकर हैं विंग कमांडर डीपी सबरवाल, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। ये हमारे साथ अल्जाइमर्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैं एक छोटा सा सबरवाल साहब के बारे में परिचय देना चाहूँगा। ये 26 साल भारतीय वायुसेना में थे। ये एक एरोस्पेस इंजीनियर हैं। उसके बाद 20 साल इन्होंने इंडिया के अलग अलग कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चर की उपाधि में पढ़ाया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। पिछले कुछ साल पहले इनकी वाइफ, इनकी पत्नी को अल्जाइमर्स हुआ था, जो 12 साल इस बीमारी से गुजरी हैं। और इस 12 साल में इन्होंने जो उनका साथ दिया है और उस साथ देने में जो सहा है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, उन सब में इन्हें लगा कि ये आगे अल्जाइमर जैसी बीमारी जिसका ज़्यादा कोई रिसर्च हुआ नहीं है, मेडिकल साइंस ने इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं किया है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। क्योंकि पेशेंट से ज़्यादा जो केयर गिवर है वो इसके में ज़्यादा सफ़र करता है इस अल्जाइमर्स की जर्नी में। हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ विंग कमांडर सबरवाल हैं और वो अग्री करें हमसे अपना ये नॉलेज शेयर करने के लिए। तो सर, ओवर टू यू प्लीज। धन्यवाद संदीप, इंट्रोडक्शन के लिए। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। संदीप ने बता ही दिया, मैं पेशे से इंजीनियर हूं, पर पिछले 18 साल से अल्जाइमर्स बीमारी से जुड़ा हूं, तो आधा डॉक्टर तो हो ही गया हूं। कम से कम इस बीमारी के बारे में तो बोल ही सकता हूं। ये है एक मिनट, ये ऊपर में स्लिप आ रही है, ठीक है। हमने सॉरी, ये कोई बात नहीं, एक नीचे आ गया। परसों ही मैंने एक हफ्ता पहले कोलंबो में बात दिया था, शायद ये वो वाली प्रेजेंटेशन आ गई है, बट सारा कुछ वही है। अच्छा, अल्जाइमर्स एक आज के जमाने में ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। बाकी सब बीमारियां, एड्स हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो, सबका इलाज हो गया है। सब बीमारियों से गुजरे हुए लोग ठीक होकर, खड़े होकर बता सकते हैं कि क्या बीमारी है, उन्होंने क्या सहा है। एक अल्जाइमर ही ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी आज तक बचा नहीं है। और जो अल्जाइमर्स बीमारी के साथ जूझते हैं, घर वालों को देखते हैं, मेरे जैसे लोग वो लोग हैं जो आके बता सकते हैं कि ये बीमारी है क्या। तो आज मैं इसी पे बात करूंगा। और इस पे हमने 3 साल पहले मैंने ऑल इंडिया लेवल पे एक अल्जाइमर डिमेंशिया रोटरी एक्शन ग्रुप क्रिएट किया है। तो हमारा उसका जो हमने विजन रखा है, नो अल्जाइमर्स। आज लोगों को पता नहीं है क्या है अल्जाइमर, सो इट इज KNOW अल्जाइमर्स। हम यहां से सफर शुरू करके आज के 20-25 साल बाद हम ये K और W को खत्म करके हम चाहते हैं कि इट शुड बी नो अल्जाइमर्स। ये हमारा मिशन है। सो नो अल्जाइमर्स टू नो अल्जाइमर्स। मैं आज आपके साथ साझा करूंगा कि ये बीमारी है क्या और इसमें आप क्या सहयोग दे सकते हैं। ये बीमारी बेसिकली डिमेंशिया है, जिसको दिमाग की बीमारी कहते हैं। डिमेंशिया एक बहुत बड़ी जनरल टर्म है, एक छतरी की तरह है। उसके नीचे में कई किस्म के डिमेंशियाज हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अल्जाइमर्स है, जो 60 to 80% डिमेंशिया केसेस अल्जाइमर्स के हैं। और अगर आप राइट में देखो, एक और अल्जाइमर्स डिमेंशिया की सुनने में आती है, पार्किंसंस, वो भी डिमेंशिया ही है। तो डिमेंशिया एक जनरल टर्म है, उसके अंदर अल्जाइमर्स है, ल्यूई बॉडी डिमेंशिया है, वेस्कुलर डिमेंशिया है, और बहुत किस्म की है, पार्किंसंस भी है। पर सबसे ज्यादा अल्जाइमर्स है। मैं उसी पे बोलूंगा क्योंकि मैं उसी से निपट के चुका हूं। मेरे को नॉलेज सिर्फ अल्जाइमर्स की ही है। अल्जाइमर्स है क्या? दिमाग में चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं, फिजिकल एक्चुअल शेप में और केमिकल में। और दोनों किस्म की मैं आगे बात करूंगा। उसके कारण एक जो पेशेंट है
जो नॉर्मल जिंदगी के काम करता है वो काम करने बंद हो जाते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसको कुछ नहीं आता, वो सीखता है माँ के स्तन से दूध कैसे पीते हैं, फिर बैठते हैं, रेंगते हैं, खिसकते हैं, चलते हैं, भागते हैं, खाना पीना है, बोलना है, सब चीजें जो कुछ सीखता है बचपन से लेकर 14-15 साल तक बच्चा सब कुछ सीख जाता है। वो सब चीजें इस बीमारी के कारण खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे एक स्टेज आती है, उसको याद नहीं रहता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, वो सारी बिल्कुल बच्चे वाली स्टेज में आ जाती है। और पिछले आखिर के 1.5 साल मेरी वाइफ बेड पे ऐसे ही लेटी थी, खाना पाइप के थ्रू देती थी, पहचान नहीं थी, हंसती नहीं थी, बोलती नहीं, आई मीन कुछ भी नहीं था। ये बीमारी एक अच्छे भले इंसान को वहां से वहां ले आती है। अच्छा, 2 चीजें हैं, एक तो फिजिकल चेंज, दिमाग सिकुड़ने लगता है इस बीमारी के कारण। बाद में देखो तो असली नॉर्मल ब्रेन है एक इंसान का, और जो दाएं हाथ दिया है वो जो ब्रेन है अल्जाइमर्स ब्रेन, दोनों का साइज में फर्क आ जाता है और उसमें केमिकल चेंजेस भी आते हैं। उसका जो अंदर का है, दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो बदलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू और व्हाइट नॉर्मल ब्रेन है, राइट में आके उसके कलर चेंज हो गए, कंपोजिशन चेंज होगी। ये कंपोजिशन ऐसे है जैसे आप अपने शहर से एयरपोर्ट जाएं, 3-4 रास्ते होंगे। एक दिन आप एक रास्ते पे जाते हैं, सड़क टूटी हुई है, आप जहाज पे नहीं पहुंच सकते, आपका कुलीग किसी दूसरी लोकेलिटी से आ रहा है, वो पहुंच गया, तो आप बोलते हो भाई मैं एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकता, सड़क टूटी हुई है। वो कहेगा मैं तो पहुंच गया हूं। अब दोनों में से कौन सही है कौन गलत है? तो ये अल्जाइमर्स में होता है, 2-3 बार काम ठीक से हो गया, एक बार नहीं हुआ, तो आप सोचते हैं ये क्या हुआ, ये वो अंदर केमिकल चेंजेस होती हैं। तो इसके कारण क्यों है? न्यूरॉन्स हैं जिसको ब्रेन सेल्स भी कहते हैं, वो डाई मरने शुरू हो जाते हैं, आपस में 2 सेल्स के जो कनेक्शंस हैं वो टूट जाते हैं, एबिलिटीज जो कुछ काम करने का ढंग तरीके होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। एरिया ऑफ लॉस, कहाँ कहाँ डैमेज है वो प्रिडिक्टेबल है इसमें, पहले ये होगा फिर वो होगा। 7-8 लोब्स है, पहले एक लोब खराब होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और ये जो क्रिया है, प्रक्रिया है, ये इरिवर्सिबल है। एक बार शुरू हो जाए तो इसको रोका नहीं जा सकता, पलटा नहीं जा सकता। जैसे कैंसर ट्रीटमेंट है, 2 साल पहले मेरे को कैंसर हुआ था, सेल्स उन्होंने निकाल दिए, सर्जरी कर दी, स्क्रैप कर दिया, मेडिसिन दे दी, रुक गई। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो बीमार होते हैं पीपल विद अल्जाइमर्स, जिनको अल्जाइमर्स होती है, उनको खास बोल, स्पीच, बिहेवियर और डेली रूटीन्स, इन तीनों में फर्क होना शुरू हो जाता है। कैसे होता है मैं अगली स्लाइड्स में आऊंगा। तो उसके कारण जो कुछ बचपन से सीखा होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, वो उसको नहीं कर पाते। अच्छा, ये बीमारी शुरू होती है भूलने से। तो लोग अक्सर कहते हैं 65, 70, 80 के साथ में, पुराने जमाने में तो 60 पे कहते थे सठिया गया। उन दिनों 60 साल कोई मुश्किल से जी पाता था। जब भारत आजाद हुआ है तो एवरेज एज 37 ईयर्स थी, आज 73 है, उल्टा हो गया है। और आगे से और 80-85 होगी। तो जो जो बूढ़े हो रहे हैं, एज बढ़ती है, तो भूलने की तो बीमारी थोड़ी बहुत आ ही जाती है। इस बीमारी में, अल्जाइमर्स में भी शुरुआत भूलने से होती है। कल क्या खाया था, सुबह कौन घर आके गया है, और उसके बाद और बहुत सी चीजें हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्मल एजिंग में बंदा धीरे हो जाता है, धीरे धीरे सोचता है, धीरे धीरे उठता है, याददाश्त धीरे आती है, खाना धीरे से आता है, बातचीत जो पहले फ्लुएंसी में होती थी अब थोड़ा रुक रुक के होती है। पर अल्जाइमर्स में ये कुछ नहीं कर पाता। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ओल्ड एज में आप मार्केट जाते हो, भूल जाते हो क्या लेने आए हो, आप चिट पे लिख के लेके जाते हो, मेरे को धनिया लेना है, सब्जी लेनी है, ये लेना है, वो लेना है। अल्जाइमर पेशेंट जाएगा, वो पर्ची देख के कहेगा ये पर्ची क्या है, किस लिए है, उसको पता नहीं है कि ये पढ़ना है। तो दोनों में फर्क है। अगर सिर्फ याददाश्त की कमजोरी है, कमी है, वो अल्जाइमर्स नहीं है, वो सादा नॉर्मल एजिंग। होता क्या है, ये क्यों होता है? कोई भी बीमारी
किडनी में स्टोन आ गया, क्यों बन गया, नोबडी बॉदर्स, वो ये जी स्टोन है निकाल दो। हमारी आजकल की जो सारी मेडिसिन हैं वो ट्रीटमेंट पे हैं, कॉजेस पे नहीं है। या तो कॉजेस ढूंढने में टाइम लगेगा, वो जो बन गया स्टोन क्यों बना, अब वो चीजें खानी बंद कर दोगे। तो अल्जाइमर्स में भी यही है, एक किस्म के प्रोटीन्स बनते हैं। और आज इतना हो गया कि अल्जाइमर जब तक पता लगता है उससे 20-25 साल पहले से ये प्रोटीन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो उस प्रोटीन्स की वजह से ये दिमाग के सेल्स जो हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और एलोपैथी में जो मेडिसिन चल रही है वही है कि ये प्रोटीन्स को कैसे खत्म किया जाए। जैसे कैंसर सेल्स को कीमोथेरेपी और वो रेडिएशन देके जला देते हैं। अब ब्रेन में जापान में शुरू किया था कि ये प्रोटीन्स को मेल्ट कर दो, पर वो मेल्ट करके दिमाग में कहाँ जाएगा। जैसे मेरे कैंसर था, उन्होंने सर्जरी करके निकाल दिया, अब ब्रेन में से कोई चीज निकालनी आज तक तो पॉसिबल नहीं है। सो 7-8 साल में क्या मेडिसिन आती है पता लग जाएगा, पर आज के जमाने में इसका कोई अल्जाइमर्स का दवा नहीं है, इलाज नहीं है। अच्छा, अल्जाइमर्स का डायग्नोसिस नहीं हो सकता, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पहले हिस्ट्री देखते हैं, कोई और बीमारी तो नहीं, मेंटल टेंशन तो नहीं, फिर वो देखते हैं हार्ट कंडीशन ठीक है, तो ब्लड यूरिन टेस्ट करते हैं। अब ब्लड टेस्ट में करीब 108 पैरामीटर्स हैं, कभी कोई कम है कभी कोई कम है, देते रहो ठीक करते रहो, फिर पता लगता नहीं ये इसके कारण नहीं है। फिर वो ब्रेन स्कैन पे चले जाते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई। तो उसमें भी अगर लेट से आज मैं करवाऊं तो मेरे ब्रेन का आज साइज आएगा, 1 साल 2 साल 3 साल बाद पता लगेगा ब्रेन श्रिंक होना शुरू हो गया, अल्जाइमर तो नहीं है, और तब तक पूरा अल्जाइमर्स हो जाएगा। और फाइनली वो देखते हैं कि बंदे का चाल चलन चलना ठीक है, सेंसिस है, रिफ्लेक्सिस है, ये वो, और तब तक ये बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। तो इस बीमारी की प्रॉब्लम है, एक तो इलाज नहीं है और इसकी पहचान नहीं है। जब तक पता लगता है अल्जाइमर्स है, ये काफी आगे बढ़ चुकी होती है, उस समय पेशेंट को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और अल्जाइमर्स का सबसे बढ़िया ये है, शुरू में लेफ्ट हैंड साइड में जो आप हरा भरा देख रहे हो, वो पेट भी हरा भरा है, दिमाग भी हरा भरा है, सारे सेल पूरे हैं, काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे राइट में जैसे पेड़ के पत्ते गिरते जाते हैं, ऐसे ही दिमाग के सेल झड़ते जाते हैं, और बाद में सिर्फ ठूंठ रह जाता है, कोई भी उसका न्यूरॉन सेल काम करने लायक नहीं है। ये ऐसे है कि आप ब्रेन के अंदर खाली कहते हैं दिमाग है, उसमें भूसा भी भरा हो शायद काम कर जाए, इसमें तो कुछ भी नहीं रहता। ओके, टिपिकल सिम्टम्स, अल्जाइमर्स के 10 सिम्टम्स हैं जो मैं आगे बात करने जा रहा हूं। 17 साल पहले जब मेरी मिसेस को ये हुई बीमारी, उस समय ये सिम्टम्स का पता नहीं था, कोई किताब नहीं थी, कोई इंटरनेट पे कोई नहीं था, और डॉक्टर्स को, न्यूरोफिजिशियंस को भी अल्जाइमर्स का इतना पता नहीं था। तो आज 15 साल बाद सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। इंटरनेट पे जाइए, ये सारे के सारे 10 सिम्टम्स उसी पैटर्न में आ जाते हैं, तो मैं वो डिस्कस करूंगा। पहली चीज तो मेमोरी लॉस, याददाश्त कम होनी शुरू हो जाती है, खासकर जो ताजी चीजें होती हैं, कल क्या हुआ था, कल क्या खाया था, आज क्या हुआ, आज घर में कौन आया, ये है। एक ही चीज को, बचपन में कहानी थी, बच्चा छोटा पूछता है कबूतर को देख के, ये क्या है, पापा कहते हैं कबूतर है, 2 मिनट बाद फिर पूछते हैं क्या है, कबूतर है, कबूतर है, कबूतर है। हम पहले बच्चे को बताते थे, पर यही अगर एक ग्रोन अप मेरी वाइफ पूछती थी ये क्या है, 2 बार के बाद मैं गुस्से में कहता था यार ये नहीं पता, 55 साल की होगी, अब बेवकूफ क्यों बना रही। तो ये होता है, सबसे पहले एक दिन वो सब्जी में नमक डालना भूल गए, 35-40 साल से एक्सेलेंट कुक, और एक दिन मेरे को बुलाते हैं, देखो, मैंने कहा आपने तो मेरे को कभी किचन में नहीं आने दिया, तो ये क्या, कहती देख लो ना खा के, मैंने देखा सब्जी में नमक नहीं है, तो आज कैसे हो गया, कहती बस इसीलिए, ठीक है। तो वो पहला सिम्टम था। उसके बाद जो हर रोज फैमिलियर टास्क जो करते हैं वो करने में मुश्किल आनी शुरू हो जाती है। क्या एग्जांपल्स, माइक्रोवेव डेली ऑन करते हैं, किसी कोई चीज गर्म कर लेने के लिए 2 मिनट देते हैं, एक दिन उसको 2 घंटे दे दिए, चीज जल गई। टीवी चैनल हर रोज एक पर्टिकुलर चैनल 310 दबाते हैं,
उस दिन बोलेंगे मेरा चैनल, मेरा कौन से चैनल पे आ रहा है, तो आप क्या कहोगे? अरे यार क्या कर रही हो? तो दिस इज द सेकंड सिम्टम। हमारे केस में क्या हो, वो स्कूल जाती थी टू व्हीलर पे, एक दिन गई और वापस आके बोलती है कि आधे घंटे बाद वापस आ गए, सर्दियों के दिन थे, चंडीगढ़ में रहते थे, पसीना दिसंबर में। मैंने कहा क्या हुआ, कहीं अटैक वगैरह तो नहीं हुआ? पानी वानी चाय पिलाई, आधे घंटे बाद कहती मेरा स्कूल गायब हो गया, स्कूल इज मिसिंग। ऐसे स्कूल कैसे मिस हो सकता है? शायद छुट्टी हो गई है, किसी नेता की डेथ हो गई है, मैं टीवी पे देखता हूँ, नहीं कहती स्कूल है ही नहीं, गायब हो गया। धीरे धीरे पूछा क्या किया, कहते हम सोसाइटी स्कूटर स्टार्ट किया, सोसाइटी के गेट से निकले, दाएं हाथ ले ले, मैंने कहा होल्ड ऑन, दाएं नहीं, आपको तो बाएं जाना होता था, और राइट टर्न लिया, उधर घूम फिर के आए, ऑब्वियसली स्कूल नहीं था। तो ये जो नॉर्मल चीजें होती हैं, डिफिकल्टीज इन प्लानिंग और सॉल्विंग नॉर्मल प्रॉब्लम्स डे टू डे, बहुत से घर में प्रॉब्लम्स आती हैं खाना बनाने में। रेसिपी, आलू मटर की सब्जी बनानी है, मटर पनीर की, उसमें मटर ढेर सारे पड़ते हैं, पनीर के कुछ थोड़े पीस पड़ते हैं, तो इसमें मिक्सअप हो गया। एक दिन पनीर ही पनीर, उसमें मटर के 5 दाने। मैंने कहा ये क्या सब्जी है? कहते मटर पनीर की सब्जी है। तो मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। मंथली बिल्स देने हैं, रुपए पैसे देने हैं, सब में मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। जो रोजमर्रा के काम है, डिसोरिएंटेशन, जगह और टाइम का मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। क्या दिन है, क्या तारीख है, क्या साल है, सुबह है, शाम है, सब मिक्सअप हो जाता है। जानी पहनी जगह, मॉल में गए हैं, सडनली बोलते हैं आलू प्याज तो मिल ही नहीं रहे। हमने कहा ये वो सब्जी की दुकान नहीं है। हम भाई के घर हर हफ्ते जाते थे, एक बार गए तो कहती कहाँ ले आए मेरे को? मैंने कहा भाई का घर है। कहती नहीं है, भाई का घर नहीं है, मैं भी इतने सालों से आ रही हूँ, चलो। सो इस किस्म का मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। और जजमेंट, इतनी दूर है, सीढ़ियां हैं, सडनली वो समझेंगे 8 इंच की सीढ़ी को 2 इंच समझ के पैर मारेंगे, गिर जाएंगे। और कई जगह समझेंगे वो डिस्टेंस बहुत दूर है, कार 10 फीट पे खड़ी है, इतनी दूर नहीं मैं जा सकती, कार तो बहुत आधा किलोमीटर दूर है, मेरे पास ले आओ। रंग, कौन से कलर्स हैं, उसमें मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। शब्द बोलने में और लिखने में मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। ओल्ड एज में कई बार होता है, हम बात करते करते थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, कोई शब्द हमारे मुंह में नहीं आता। पर इस केस में तो बातचीत करते करते रुक जाना। वो टीचर थी, 20 साल से टीचर थी, फिर बाद में स्कूल में से हमारे टीचर्स, उसकी कोलीग्स का, प्रिंसिपल का, कभी कभार कहते कि सर आज पढ़ाते पढ़ाते सडनली उस चैप्टर में रुक गई। सोशल स्टडीज, साइंस की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की टीचर थी, मैप समझा रहे हैं, सडनली मैप यूरोप का है और वो ऑस्ट्रेलिया की बातें करते हैं, वो हो जाता है। रिपोर्ट कार्ड्स भरती थी, एक दिन देख के बोलती है ये क्या रखा है, मैं क्या करूं इनसे? मैंने कहा रिपोर्ट कार्ड से आपने कमेंट्स देने हैं, बच्चा का क्या? कहती मेरे को नहीं पता कैसे करना है। मैंने उठा के रख दिया, 3 घंटे बाद वो समझ आ गया क्या करना है। सो ये मोमेंट्री टेम्परेरी लैप्सेस होते हैं, अलग अलग टाइम पे होते हैं, अलग अलग एरियाज में होते हैं। सातवां है चीजों को इधर उधर रख देना। क्या होता है, बाहर से आए, चप्पल उठाई, दरवाजा खोला, चप्पल रख दी, अलमीरा में नहीं, फ्रिज के अंदर रख दी। खाना खा के चुके हैं, थोड़ी सब्जी या चपाती बची है, उठाए, दरवाजा खोला और फ्रिज में नहीं, अपने कपड़ों की अलमारी में रख दिया। ब्रश किया, लेके आके बाहर ड्रॉर में डाल दिया, और अगले दिन रात को बोलेंगे मेरा ब्रश नहीं है, किसी ने चोरी कर लिया। पर्सनल चीजें इधर उधर रख देते हैं, गुम हो जाती हैं, और फिर घर में झगड़ा होता है कि आपने छुपा दी, आया ने चुरा ली, ये हो गया, वो हो गया। तो पैसे दिए, कपबोर्ड में रखे, अगले दिन बोलती है मेरे को तो आपने पैसे नहीं दिए। मैंने कहा दिए, आप तो अलमारी में रख के आए हैं, और दूसरे ड्रॉर की बजाय तीसरे में रख दिए। वो दिमाग में ये था कि दूसरे में होते हैं, वहां नहीं है। तो ये चीजें गुम होनी गलत शुरू हो जाता है। डिक्रीज्ड और पुअर जजमेंट अबाउट सिंपल एंड रूटीन थिंग्स। मनी, 10 रुपए और 100 रुपए में फर्क नहीं है, 100 रुपए 500 रुपए में फर्क नहीं है। अपने नाखून काटने हैं, ब्रश करना है, नहाना है, कोई पता नहीं है। ओके, हाइजीन और
एक लेडी का तो ये हाल था कि वो गैस ऑन की, पता है उसके बाद में इतना दिमाग में है कि गैस ऑन करके उसके ऊपर बर्तन रखते हैं, बर्तन की जगह हाथ रख दिया, पूरा हाथ जल गया। एक और लेडी गाजर कैरेट्स काट रही थी, काटते 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 कैरेट काटी और उंगली का ये फ्रंट पोर्शन कट गया। तो ये जजमेंट नहीं रहती कि मैं क्या कर रही हूं, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना। और फिर क्योंकि अब तक उनको पता लग जाता है कि कुछ ठीक नहीं है, उनको ये नहीं पता कि कुछ गलत है, दे डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग बट दे नो समथिंग इज नॉट राइट। तो उससे वो क्या करते हैं कि लोगों से बातचीत बंद कर देते हैं। पता है कि वो तो टीचर थी, पार्टीज में जाती थी, एयरफोर्स में थी, अब उन्होंने आना जाना बंद कर दिया क्योंकि पता था कि पहले जैसी फ्लुएंसी नहीं है। कुछ लोग तो कह देते थे, सबरोल मैम क्या बात है, कांता मैम आप आज ऐसे क्यों कर रही है। तो पता था कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। तो सोशल एक्टिविटीज में आने जाने में, योगा कराती थी लोगों को, वहां जाना बंद कर दिया। एक दिन पार्टी में जाना था, नहीं जाना, अगले दिन मेरी नीस को दिल्ली से बुला लिया। मैंने कहा क्यों बुलाया, कहते आप पार्टी में जाते थे, मैं जाऊंगी, अब ये घर पे रहेगी, मैं इनके साथ रहूं। और ये सब क्योंकि होता है, फिर पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, सस्पिशन सा हो जाता है लोगों पे, मेरे पे क्यों कर रहे हैं, डिप्रेशन आ जाती है, डर लगने लग जाता है, एंजाइटी है, लोगों के साथ बिना बात के गुस्से होना, झड़पना। तो ये सब चीजें, तो ये 10 सिम्टम्स हैं जो कभी कभी शुरू में, आज एक हो गया, 15 दिन बाद दूसरा हो गया, 3 महीने बाद तीसरा हो गया, तो ये अलग अलग होते हैं। क्योंकि नॉर्मली शुरू में, मेरी वाइफ तो पढ़ी लिखी थी, 3 साल तक तो ऐसे ही रहा। बच्चों को कहती है कि तो आपके पापा तो मेरे पे शक करते हैं कि मेरा दिमाग खराब है, आपके पापा का दिमाग खराब है, इनका इलाज करवाओ। सो ये चक्कर चलता रहता है। अब इसमें ये सब चीजें होती हैं, क्या क्या होता है मैं बता रहा हूं। अपनी इंपॉर्टेंट चीजें गुम कर देती हैं, नेल कटर हो, ब्रश हो, टूथपेस्ट हो, जो भी हो। बाहर जाती है तो गुम हो जाती है, घर से निकलती है वापिस नहीं आ पाते। जिस जगह पे 20 साल से आना जाना है वो भूल जाएंगे, दे गेट लॉस्ट। अनसेफ टास्क परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कहा कि गैस जला के उसके ऊपर हाथ रख दिया। रिपीटेड कॉल्स, मेरे बेटे को फोन करती थी, आपके पापा ऐसे कर रहे हैं, जब भी मैं कहता था कुछ ठीक नहीं है फोन कर देती थी। रिफ्यूजिंग टू डू एनीथिंग, उनको बोलो ब्रश कर लो नहीं करना, खाना खा लो नहीं करना, नेल कटवा लो नहीं करने। हर एक चीज में एक स्टेज आती है, हर एक चीज को मना करेंगे। रेजिस्टिंग केयर, उनको बोलो अच्छे से ढंग से कपड़े पहनो, ये कर लो, नहीं कुछ नहीं करना। डे और नाइट, जैसे मैंने कहा था, मिक्सअप होने शुरू हो जाते हैं। स्वीरिंग, कर्सिंग एंड येलिंग, अब जब थोड़ा गुस्सा आता है तो गाली गलौज भी शुरू हो जाती है। और चीजें उठा के पटकना, फेंकना, गुस्से में आके। नींद का कोई टाइम नहीं, रात को जागना और सारा दिन जागते रहना, दिन में सो जाना। फीलिंग सिक, अनकंफर्टेबल है, मेरे को दवाई दे दो, दवाई दी फिर दे दो, फिर दे दो। यही हाल खाने का होता है, या खाना खाते नहीं है या फिर बार बार मांगते रहते हैं। उससे कई लोग 2 3 4 बार खाना खिलाया पेट खराब हो जाता है। और हिटिंग एंड स्ट्राइकिंग आउट एट अदर्स, गुस्से में पहले चीजें उठाना, फिर लोगों को पीटना, घर वालों को ही पीटना। और सीइंग थिंग्स एंड पीपल, अरे पेड़ के ऊपर हाथी बैठे हैं, मेरे चारपाई के नीचे कोई बंदा है, बाथरूम में कोई है, नहीं जाना, जिसको हेलुसिनेशंस बोलते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। उसके बाद चलने फिरने में अनस्टेडीनेस हो जाती है, गिर जाते हैं। और नॉर्मली अक्सर हिप ब्रेक होता है, और उस एज में जाके हिप रिप्लेस नहीं होता, रिप्लेस किया भी चलना फिरना नहीं होता, बेड रिडन हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाती हैं। और एंड आते आते ये सब कुछ कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज में होता रहता है। स्टेजेस आती रहती हैं। स्लीपलेसनेस 3 महीने के लिए आएगी, गुस्सा, एंगर, ईटिंग 2 3 महीने में आएगी, हेलुसिनेशंस आएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। ये सब चीजें धीरे धीरे किसी ना किसी ऑर्डर में आती रहती हैं। अब मैं क्या कहता हूं कि करना क्या है, ये जो सिम्टम्स मैंने 10 या 15 लिखे हैं, इसको ऑब्जर्व करो, मेक ए नोट, इनको लिखो कि कब क्या हुआ। और ये है कि ये
एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक, उनको ज्वाइन करना शुरू करो। ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। जब 4-5 हो जाएं, देन इट इज ए इंडिकेशन के अल्जाइमर्स के चांसेस हैं। ये सिम्टम्स और किसी बीमारी में नहीं है, इतने नहीं है। पार्किंसन में 1-2 हैं, पर अगर ये सिम्टम्स हैं तो फिर है कि अल्जाइमर्स हो सकता है। एंड आपने क्या करना है, अगर कोई जमीन पे, फर्श पे कहीं कुछ पानी वानी, इंक गिर जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको वाइप आउट कर लेते हैं, पोछा लगा के साफ करो। इस केस में इसको पोछा नहीं लगाना, साफ नहीं करना, बस इसको स्प्रेड करना। क्या, ये सिम्टम्स को लोगों तक पहुंचाइए। आज जहां भी मैं टॉक करने जाता हूं, चाहे 25-30 लोग हों, 40 हों, 3-4 केसेस आ जाते हैं, सर ये तो हमारे साथ भी हो रहा है, हमारे घर में है। उस दिन सेशन चर्च में मेरा ख्याल 5-6 लोग ऐसे आए थे, संदीप नोज अबाउट इट, ऐसी हो रहा है, ऐसी हो रहा है। ये आजकल घर घर की कहानी बन रही है 2 कारण से। एक तो उम्र बढ़ने लगी है, 70-75 आ गए हैं, तो 65 के ऊपर के केसेस बढ़ गए हैं। दूसरी बात है, आज से 20 साल पहले अगर कुछ ऐसा था तो जॉइंट फैमिली थी, दादी को, चाची को, मौसी को हुआ था तो संभालने वाले थे, बाहर बात नहीं जाती थी। आजकल 1-1, 2 बच्चे हैं, वो सब फॉरेन में चले गए, कहीं बाहर चले गए, माँ बाप अकेले हैं। तो ये केसेस उभर के आ रहे हैं, कोई गायब हो गया, कोई कुछ हो गया, तो इसको छुपाने वाली बात नहीं है। और आज एक और चीज, आज से 15-20 साल पहले तक ये हमारे कंट्री में था कि बताना नहीं, दिमाग खराब है। अब मुझे याद है हमारी दादी के बारे में हमें बताया गया था कि दादी का दिमाग ठीक नहीं काम करता, पर बाहर जाके किसी को नहीं बताना दादी का दिमाग खराब है। अरे भैया, अगर बीमारी है, बीमारी है। मेरे को कैंसर थी, मैंने सबको बताया। अगर वाइफ को अल्जाइमर थी, छुपाने की क्या जरूरत है? बताइए कि ये बीमारी है, इलाज नहीं है, कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है। तो मेरी आपसे सबसे यही गुजारिश है कि अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसको स्प्रेड कीजिए, बताइए। और आपसे सहायता क्या है कि ये देख लीजिए क्या है, जो लेफ्ट में नीचे एक हेडर है, 5 साल पहले मैंने अकेले ने किया था कि चलो अल्जाइमर्स का नॉलेज स्प्रेड किया जाए। और बनते बनते ऊपर में 2 लोग और जुड़ गए, 5 हो गए, फिर राइट पे आ गए। अब नीचे में आइडिया ये है कि हर एक इस मिशन में जुड़ जाए, जोत से जोत जगाते चलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि अल्जाइमर्स की बीमारी है। बीमार का कुछ नहीं किया जा सकता, पर जो उसको केयर गिवर्स हैं वो बहुत सफर करते हैं, उनको रिलीफ की जरूरत है। तो अगर केसेस पता चलेंगे तो अगले टॉक में मैं ये बताऊंगा कि केयर गिवर्स की कैसे केयर की जा सकती है। अच्छा, ये उनके श्रीलंका के लिए नहीं था। अच्छा, मैंने इस विषय पे 2 किताबें लिखी हैं। adragindia@gmail.com ईमेल है, और इधर में मेरा पर्सनल नंबर है 9035000140। अगर किसी को जरूरत हो तो इस नंबर पे मेरे को मैसेज दे दीजिए, हम ये किताबें भेज देंगे। तो दूसरा है, हमने ये एक रोटरी एड्रैग इंडिया ग्रुप बनाया है, और रोटरी बेंगलोर कैंटोनमेंट के थ्रू मैं इसका हूं। सो बी ए पार्ट ऑफ द मिशन, नो अल्जाइमर्स को नो अल्जाइमर्स में शिफ्ट कर दीजिए। अब इसके बाद अगर कोई प्रश्न है, आपके क्वेश्चंस हैं, तो आई ट्राई टू आंसर। हाँ, धन्यवाद सवाल साहब, आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है और एक लेमैन के लिए बहुत अच्छा जानकारी है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि हाँ सर। ये अल्जाइमर्स जो हैं, सो ये एक ट्रीटेबल सिस्टम, ट्रीटेबल डिजीज है, यानी कि इलाज करते हैं। और हमारे होम्योपैथी के अंदर में बहुत लोगों ने इसमें काफी सफलता प्राप्त किया है, पहली बात। दूसरी बात की, जो अल्जाइमर्स के जो आपने कहा कि नो वन नोज व्हाई, तो हम लोग इसके लिए बहुत सारे बैकग्राउंड्स को, क्योंकि होम्योपैथी का जो बेसिक फिलोसॉफी है उसके अंदर में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बात करते हैं, यानी कि उसके कॉजेशन क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है और उसका टोटल आउटलुक क्या है। तो पास्ट प्रेजेंट को मिला करके हम लोग एक जो पेशेंट का पोर्ट्रेट तैयार करते हैं, डिजीज का तैयारी करते हैं, उसके आधार पर हम लोग दवा का, रोगी को दवा हम लोग तैयार करते हैं। और आप जानते होंगे कि होम्योपैथी में सिमिलिबम मेडिसिन है, और अल्जाइमर्स करके हमारे
होम्योपैथी के अंदर में किताबों में इसका वर्णन किया गया है, इसका जिक्र किया गया है और ये अल्जाइमर्स के लिए अच्छा मार्गदर्शन किया है। और मैं भी अल्जाइमर्स और मेंटल डिजीज पर मैं काफी काम करता हूं और मुझे इसमें सफलता मिली। मुझे जान करके बहुत खुशी हुई कि आप रोटरी से जुड़े हुए हैं और अपने जगह पर रोटरी में, मैं भी पटना में रोटरी पटना मिड टाउन का मैं एक पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुका हूं और अपने समय में मैं कुछ मेडिकल सिस्टम्स पर भी काम करता रहा हूं। तो मैं इस नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्जाइमर्स को थोड़ा सा अगर ये इसका मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट कहने का मतलब कि इसको जो जो आपने जो बातें बताई कि इसको छिपाइए नहीं, इसको बताइए, सबको एक्सपोज कीजिए, तो ये सब चीज जो है सो एक काउंसलिंग पार्ट है ना। हम लोग कहते हैं कि इलाज करने के लिए 2 पार्ट होता है और हर एक डॉक्टर को एक काम करना पड़ता है कि उसे रोगी का काउंसलिंग करना होता है और दूसरा होता है काउंसलिंग करने के बाद में उसका व्यवस्था करना होता है, उसका मैनेजमेंट करना होता है और तीसरा पार्ट होता है उसका मेडिसिन क्या होता है ना। तो 3 बातें एक डॉक्टर को करना है। एक तो है कि पहले उसको समझाना है, रोगी को बताना है। क्योंकि अल्जाइमर्स के पेशेंट को आप बहुत ज्यादा बता नहीं सकते हैं, तो उसके साथ में 2 पार्ट आ जाता है, अल्जाइमर्स के पेशेंट प्लस पेशेंट के गार्जियन या उसके जो सराउंडिंग्स में रहते हैं उनको। क्योंकि जैसा कि आपने बहुत अच्छा बात बताया कि लोग पागल करने लगते हैं, कुछ ऐसा करने लगते हैं, ऐसा बातें आती हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि हम उसको झड़ के या उसको हम दबाने का कोशिश करें, हम उसको उसकी बातों को सुन करके उसे समझाने का कोशिश करेंगे तो उसका बेटर इफेक्ट होता है। तो ये काउंसलिंग पार्ट हो गया जो कि हर एक मेडिकल और हमारे होम्योपैथी में तो इसकी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। जब हम पेशेंट का केस टेकिंग करते हैं तो केस टेकिंग में हम करीब करीब 1 घंटा समय लगाते हैं, 1 घंटा से ऊपर समय लगाते हैं। उस सारी बातों, पेशेंट के पास्ट हिस्ट्री, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका सोशल स्टेटस, सभी को हम लोग लेते हैं और उसको लेने के बाद में हम लोग उसके व्यवस्था की बात करते हैं। माने अब उस पेशेंट को करना क्या है, जैसे मेमोरी लॉस, अगर उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट मेमोरी लॉस हो रहा है या वो मिसप्लेसमेंट हो रहा है और फॉरगेटफुलनेस फॉर द वेल नोन स्ट्रीट हो रहा है, ऐसी बातें, बहुत सारे लक्षण हैं। मैं हर एक एलिमेंट पर हम लोग के यहाँ मेडिसिन बने हुए हैं। जैसे कि आपने बोला कि गुस्से में सामान फेंक देना, तो हमारे होम्योपैथी में मेडिसिन है, गुस्से में अगर उसके अंदर में ये ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगता है तो गुस्से में सामान फेंकता है, तो थ्रोइंग थिंग्स इन एंगर करके एक सिम्टम्स बन जाता है और उसके अंदर में कुछ दवाइयां हैं, है ना। तो लेकिन हम लोग हर एक बार में सब दवाई मिला करके नहीं देते हैं, सबको एक टोटलिटी बनाते हैं, उस पर एक दवा का चुनाव करते हैं और इस एक दवा को चुनाव कर करके हम रोगी को देते हैं, उसके डोजेज बना करके उसको देते हैं और उस पेशेंट को लाभ हुआ। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ही इलाज करता हूं। आप होम्योपैथी जो इस मेंटल सेक्टर में ज्यादा काम करते हैं, वो लोग बहुत सारे चिकित्सक हमारे होम्योपैथी डॉक्टर हैं। मुझे मेरे पास में, चूंकि मैं काउंसिल से भी जुड़ा रहा हूं और मेरे पास में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं कि बहुत सारे डॉक्टर अपने अपने केस रिपोर्ट्स अल्जाइमर्स के प्रेजेंट किए हैं और वो उनके एविडेंस बेस्ड है। हम लोग कहते हैं कि आप बिना प्रमाण के कैसे बताते हो, तो प्रमाण के लिए वो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स है, बहुत सारा उसका चेकअप है और इसके जो पैरामीटर्स हैं, जो आपने 12 पैरामीटर्स बताए हैं, उसके अलावे भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको कि लेकर के हम लोग चिकित्सा व्यवस्था की बात रोगी के साथ में करते हैं और इससे सफलता मिलती है। दूसरी बात जो मैं होम्योपैथी की चर्चा की, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हम लोगों का होम्योपैथी से ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं होम्योपैथी का ज्यादा चर्चा किया हूँ। लेकिन यह बात नहीं है कि अन्य चिकित्सा पद्धति में नहीं है। जैसे आपके आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि मेंटल हेल्थ को, मेंटल सेल्स को प्रमोट करता है। जो कि आपने प्रोटीन की बात कही, उस प्रोटीन को डिजेनरेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए भी बहुत सारी एलोपैथी जड़ी बूटियां हैं, वो काम करता है आयुर्वेद का। तीसरा है कि एलोपैथी का जो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी सिस्टम में वहां भी कुछ दवाइयां हैं जो कि यूजफुल है। यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द मेडिसिन अगर लेकर के चलें तो हम लोग ज्यादा व्यवस्था हो सकता है। एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, दूसरा इसका
इसका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है दोनों, क्योंकि ये अल्जाइमर्स में साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है और फिजियोलॉजी का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, बेसिकली आपको पैथोलॉजी का जो ज्यादा बहुत सारे केसेस में आपको पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ केसेस में अगर पैथोलॉजी के चेंजेस आ जाते हैं तो उसके लिए हम लोग का 3 लेयर्स हो जाता है। तो साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी तीनों को कंबाइन करके अगर के लिए हम लोगों को हर एक लेवल पर देखना होगा। अगर ये काफी पैथोलॉजिकल स्टेज चेंजेस में चला गया है तो हमको उस हिसाब से व्यवस्था करना पड़ेगा। हम लोगों को अगर खाली अभी इनिशियल स्टेज में है तो वो इनिशियल स्टेज में बहुत चीजों का चेंजेस को वहां से रोका जा सकता है। और होम्योपैथी में मैं कहता हूँ, ये आप होम्योपैथी की किताबों में आप देखेंगे और इसके एविडेंस में देखेंगे कि कई एक दवाइयां हैं जो कि आपने जितने भी लक्षण बताए, हर एक लक्षण के ऊपर में दवा का जिक्र किया गया है। जैसे आपको डेल्यूजन की बात आपने कहा, हेलुसिनेशंस की बात कहा आपने, फिर यह भी बताया कि रास्ता भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, क्या लिखना है वो लिखते हैं कुछ और लिखना चाहते हैं कुछ और लिखा जाता है कुछ। तो ये जो इनकोऑर्डिनेशंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है आपको अल्जाइमर्स का। इनकोऑर्डिनेशंस जो है, जो डेवलप होता है, ये रोगियों के लिए अल्जाइमर्स का प्राइमरी सारे बातों का निचोड़ क्या निकलता है कि अल्जाइमर्स में इनकोऑर्डिनेशंस पैदा हो जाता है और इस इनकोऑर्डिनेशंस का व्यवस्था करना ही कोऑर्डिनेट करना। तो हम लोग होम्योपैथी में दो लेवल पर हम लोग इनकोऑर्डिनेशन सकते हैं, एक मेंटल इनकोऑर्डिनेशन, दूसरा फिजिकल इनकोऑर्डिनेशन। फिजिकल इनकोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जैसे कि शरीर का बैलेंस नहीं है, चलने में टलमला रहे हैं, और ऑकवर्डनेस जिसको कहते हैं विचित्र अवस्था में हो जाना, ऑकवर्डनेस। तो ये आपको फिजिकल लेवल पर हो गया। मेंटल लेवल पर क्या हो गया कि आपका मेंटल, तो दोनों को कोरिलेट करिए और दोनों को कोरिलेट करने के बाद में हम लोग जो दवा देते हैं तो दवा का चुनाव करते हैं तो वो व्यवस्था हो सकता है। और ये अच्छा है कि पेशेंट के साथ में सबसे बड़ा बात जो आपने कही, आपका मैं तारीफ करना चाहूंगा कि आप एक मिलिट्री के अच्छे पर्सनल्स रह करके आप इतना कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं और इस डिजीज को प्रमोट करने के लिए, इसका अवेयरनेस फैलाने के लिए पूरे देश में काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है और इसको आप जारी रखिए, हम लोग आपके साथ में हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको इस जो आपने ये बीड़ा उठाया है इसको करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपने अपनी पत्नी का एग्जाम्पल दिया, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अल्जाइमर्स में, मुझे याद है मेरे एक ओपीडी में एक पेशेंट आया, वो उसका एक चाय बेचने वाला था और अब धीरे धीरे उसके जो हाथ में कंपन होने लगे, तो जो कस्टमर को चाय देता था तो गिर जाता था, फिर धीरे धीरे चलने लगा। तो चूंकि हम लोग के ओपीडी के पास में ही उसका दुकान था, तो उससे जानकारी हुआ कि यहाँ होम्योपैथी का है और कुछ होता है, तो उसने मेरे पास में आया, तो मैं उसका इलाज करना शुरू किया और मैंने उसके पूरे हिस्ट्री लेने के बाद में मैंने दवा का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उसके अंदर में मैं हर एक 15 दिन पर उसे बुलाता था और उसका असेसमेंट करते करते मुझे उसमें काफी बदलाव आया। उसके बातों में, आवाज में जो लड़खड़ाहट था वो चेंजेज होने लगा और वो अभी भी, मैं नहीं कहता हूँ कि ठीक हो गया, लेकिन उसके अंदर में मेरे जो सिंपैथेटिक अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक डॉक्टर अगर उसके अंदर में सिंपैथी नहीं हो, दया का भाव नहीं हो, मदद करने का भाव नहीं हो, तो उसको हम लोग डॉक्टर नहीं बोलते, है ना। डॉक्टर का ये ड्यूटी नहीं है कि हम लोग क्या होम्योपैथी में पहले पाठ पढ़ाया जाता है कि मिशन ऑफ द फिजिशियन, है ना। एक फिजिशियन का जो ड्यूटी नहीं होता, हम लोग का मिशन होता है टू क्योर द पेशेंट, है ना, क्योर द पेशेंट, रोगी को ठीक करना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और रोगी को ठीक करना ही हमारा लक्ष्य है ना। और रोगी को ठीक करने के लिए हम उसके पैसों पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, उसकी व्यवस्था करवाते हैं
कि नहीं है तो चलो कहीं और से सपोर्ट कराओ, किसी से सपोर्ट कराओ, बट वो हमारे पास में आया है तो मुझे उसे मदद करनी है। हम उसे नकार भी नहीं करते, क्योंकि अगर हम उसके ना कह देते हैं इसका मतलब कि ये हमारा अनएथिकल अप्रोच हो गया है ना। एथिकल होता है ना, मोरालिटी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर्स के लिए कि आप उसको अंडरटेक कीजिए। एंड सपोज आप नहीं ठीक कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, हम लोग सब बीमारी ठीक नहीं करते हैं, लेकिन अगर नहीं ठीक कर सकते हैं तो कम से कम उसके लिए प्रयास तो कर सकते हैं, पहला, है ना। और यही अगर आप इसमें फेलियर्स हुए तो अगले केस में आपको कुछ सफलता मिलेगी। आप अपने कलीग्स का एक ग्रुप बनाइए और उसके साथ में मिलकर के सबसे डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए, एक दूसरे से ओपिनियन गैदर कीजिए, सो दैट कि यू कैन सपोर्ट। दिस शुड बी द अप्रोच फॉर, ये चिकित्सकों का अप्रोच होना बहुत जरूरी है। और आप जैसे व्यक्ति जो कि इसमें एक वॉलंटियरली आप इसमें आए, मैं कहता हूं कि आप हमसे अच्छा चिकित्सक हो गए, है ना, क्योंकि आप इसमें वॉलंटियरली आपने इसमें आया है और इसमें अपनी इस उम्र में भी आप इस काम में लगे हुए हैं। तो आपके जैसे लोगों का सपोर्ट ले लें, आपके जैसे लोगों का मदद लेकर के एक डॉक्टर का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन से अगर एस्टैब्लिश किया जाए तो वह इन कोऑर्डिनेशंस को दूर किया जा सकता है। अल्जाइमर्स के विषय में जो ये बना है, भावना विचार बना हुआ है, उसे दूर किया जा सकता है। बहुत अच्छी बातें हैं, आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक लगा। क्योंकि मैं अपने शहर में नहीं हूँ तो संदीप जी ने मुझे आज सुबह मुझसे बात हुआ, कहा कि सर आप नहीं है तो आप बैंगलोर, मैं बैंगलोर शहर में ही आया हूँ अपने लड़की के घर पर। तो उन्होंने कहा कि आप कम से कम, मैं कहा कि मेरे तो लैपटॉप भी नहीं लेके आया, तो कहा कि आप मोबाइल से ही जुड़ जाइए। तो मुझे बहुत और अच्छा सानी मुझे साहब, आपसे सुन के बहुत कुछ मुझे बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा। आपका, मैं और इसमें आज के सेमिनार में, इस वेबिनार में मैं शामिल होकर के मैं काफी खुश हूँ कि यह काफी अच्छा विषय को संदीप जी ने चुना। इसलिए संदीप जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और खास करके आपको मैं धन्यवाद दूंगा और आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने का कोशिश करूंगा कि आपने हम लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन दिया है। धन्यवाद।